स्वागत है आपका हमारे चैनल स्टार्ट स्टडी में। आज हम देखने वाले हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर, जो कि है रासायनिक अभिक्रिया और समीकरण, यानी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो चलिए जानते हैं क्या होता है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो रासायनिक अभिक्रिया यानी केमिकल रिएक्शन किसे कहते हैं? जब कोई पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके भिन्न गुण वाले एक या अधिक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तब वह प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। मतलब कोई भी पदार्थ जब अकेले या किसी अन्य पदार्थों से अभिक्रिया करके भिन्न गुण वाले एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं तो उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेकर नए पदार्थ का निर्माण करते हैं उसे अभिकारक, रिएक्टेंट, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है उसे प्रतिफल यानी प्रोडक्ट कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में आप लोग देख सकते हैं, हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। मतलब हाइड्रोजन और क्लोरीन आपस में मिल करके रिएक्शन करके यहाँ पे और हाइड्रोजन क्लोराइड का निर्माण हो रहा है। मतलब ये जो आप लोगों को दिख रहा है हाइड्रोजन और क्लोरीन, यहाँ पे क्या हो गया? तो ये हो गया अभिकारक। अभिक्रिया के फलस्वरूप यानी ये तीर चिन्ह जो है ये अभिक्रिया हो गया। जैसे देखिए फिर से, ये देखिए हाइड्रोजन क्या हो गया? अभिकारक। क्लोरीन भी क्या है? अभिकारक। केमिकल रिएक्शन हुआ और फलस्वरूप क्या बना? हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये क्या हो गया? प्रतिफल यानी प्रोडक्ट। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। क्या रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं? आगे है रासायनिक अभिक्रिया की विशेषताएं। क्या विशेषताएं होती है? चलिए इसको देखते हैं। पहला है गैस की उत्पत्ति। कुछ रासायनिक अभिक्रिया ऐसी होती है जिनमें गैस की उत्पत्ति होती है। दूसरा है अवक्षेपण। अवक्षेपण एक ठोस पदार्थ है जो रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप विलयन से पृथक हो जाता है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया होने के बाद क्या होता है, कोई ठोस पदार्थ अलग हो जाता है, उसी अवक्षेपण कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि चीनी है, चीनी में बालू मिल गया है और उसको यदि पानी में घोलेंगे तो चीनी क्या है? पानी में विलयन है, वो तो घुल जाएगा, लेकिन जो बालू के कण रहेंगे वो नीचे बैठ जाएंगे। मतलब वो क्या हो गया? अवक्षेपण हो गया। तो मतलब कोई ठोस पदार्थ, कोई रासायनिक केमिकल रिएक्शन होता है तो कुछ कुछ पदार्थ क्या होते हैं? अवक्षेपण के रूप में नीचे बैठ जाते हैं। तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? उसे अवक्षेप कहते हैं। जो अब रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप नीचे बैठ जाते हैं और विलयन से पृथक हो जाते हैं, मतलब विलयन से अलग हो जाते हैं। जैसे में बालू, चीनी और पानी के मिश्रण में क्या हो जाएगा कि चीनी तो पानी में घुल जाएगा लेकिन बालू अलग हो जाएगा। दूसरा है रंग परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में पदार्थों के रंग परिवर्तित हो जाते हैं। मतलब किसी रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है कि रंग परिवर्तन हो जाता है। जैसे पहले कुछ और कलर का रहता है, जैसे मान लीजिए पहले लाल था फिर बाद में ब्लू हो गया। आगे है ताप में परिवर्तित। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप ताप में परिवर्तित होती है। अगला है अवस्था में परिवर्तन। कुछ रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप पदार्थों की अवस्था में भी परिवर्तन होती है। मतलब कभी कभी रिएक्शन में क्या होता है कि पहले ठोस रहता है बाद में द्रव बन जाता है। जैसे मान लीजिए बर्फ है, बर्फ को अगर वो ये ताप ज़्यादा हीट पे रहेगा, मतलब ठंडा है पहले अथवा गर्म भी होगा, तो क्या हो जाएगा? पहले ठोस था तो बाद में क्या हो जाएगा? द्रव में परिवर्तित हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ है? पदार्थों की अवस्था में परिवर्तन हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन। क्या होता है रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन? तो किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेत एवं सूत्र की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। रासायनिक समीकरण, केमिकल इक्वेशन क्या होता है? किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण रासायनिक समीकरण कहलाता है। मान लीजिए कोई केमिकल रिएक्शन, मान यहाँ पर हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है ना, तो यहाँ पे क्या करेंगे? हम इसको भाषा में लिख सकते हैं कि हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। इसको क्या किया? हम एक छोटे से सूत्र में बांट दिए हैं। यहाँ पे क्या हुआ है? यहाँ पे क्या किया? हम एक छोटे से सूत्र के द्वारा डिनोट कर दें, इसी को रासायनिक समीकरण कहते हैं। कोई भी रासायनिक अभिक्रिया को जो हम लोग भाषा में लिखेंगे तो वो तो रासायनिक अभिक्रिया है ही, और ये भी है, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण यानी भाषा में न लिख करके उनके संकेतों और सूत्रों के द्वारा जब उसको हम लिख देते हैं तो उसे ही हम लोग रासायनिक समीकरण कहते हैं। चलिए आगे है रासायनिक समीकरण लिखने के नियम। रासायनिक समीकरण लिखने के क्या नियम होते हैं तो उसको जान लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया को रासायनिक समीकरण के रूप में लिखने के निम्नलिखित नियम का पालन करना पड़ता है। पहला नियम क्या कहता है? अभिक्रिया के अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर लिखा जाता है। मतलब देखिए यहाँ पे
कि 1 नंबर में क्या कह रहा है, अभिकारकों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के बाईं ओर, ये हो गया बाईं ओर, ये हो गया दाईं ओर, यहाँ पे ये समीकरण चिन्ह है यानी समीकरण हो रहा है, इसके इधर बाईं ओर किसको लिखते हैं हम लोग, अभिकारक को लिखते हैं, और इसके दाईं ओर किसको लिखते हैं, प्रतिफल को लिखते हैं। वही आगे देखिए दूसरा पॉइंट, सॉरी दूसरा नहीं तीसरा पॉइंट, अभिक्रिया के प्रतिफल, ये दूसरा पॉइंट होगा। दूसरा है अभिकारकों के सूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। देखिए अभिकारक है ये और इनके बीच क्या है, धन चिन्ह यानी प्लस का चिन्ह दिया हुआ है। अभिक्रिया के प्रतिफलों को उनके संकेतों या अनुसूत्रों के पदों में समीकरण के दाईं ओर लिखा जाता है। मतलब ये रिएक्शन हो रहा है तो इसके दाईं ओर देखिए लिखा है, दाईं ओर लिखे हैं प्रतिफल को, ये प्रतिफल हो गया, ये क्या होता है, अभिकारक होते हैं, ये भी बताए थे हम आपको। आगे है प्रतिफल के अनुसूत्रों के बीच धन चिन्ह दिया जाता है। अब मान लीजिए कोई बड़ा रिएक्शन होगा, यहाँ पे तो छोटा है, लेकिन जब कोई बड़ा रिएक्शन होता है तो अभिकारकों को जिस प्रकार लिखते हैं प्लस चिन्ह के द्वारा, उसी प्रकार प्रतिफल को हम लोग प्लस चिन्ह के द्वारा अलग अलग करते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, अभिकारक मान लीजिए ए और बी, कोई अभिकारक था जो अभिक्रिया किया, रिएक्शन के फलस्वरूप सी और डी प्रतिफल बनाया, तो ए और बी को भी हम लोग किस चीज़ से, प्लस चिन्ह से लिखे, और सी और डी को भी किसके द्वारा लिखे हैं, प्लस चिन्ह के द्वारा। आगे है कि अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच तीर चिन्ह दिया जाता है। कौन सा चिन्ह, तीर चिन्ह, अभिकारकों और प्रतिफलों के बीच किसके द्वारा, कौन सा चिन्ह, तो तीर चिन्ह। देखिए यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, चलिए आगे देखते हैं। उसके बाद है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन, क्या होता है तो देखते हैं। इसमें है संतुलित रासायनिक समीकरण, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। संतुलित रासायनिक समीकरण वह है जिसमें समीकरण के दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या समान होती है। मतलब संतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें ये रिएक्शन हो गया, रिएक्शन के दोनों ओर यानी कारकों में और प्रतिफलों में दोनों और प्रत्येक तत्व की परमाणु की संख्या क्या होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। जैसे देखिए यहाँ पे H2 हाइड्रोजन 2 गो है, क्लोरीन भी 2 गो है, Cl2 है, क्लोरीन भी 2 गो है। इस साइड जाने के बाद हाइड्रोजन क्लोराइड मतलब 2HCl लिखा गया। ये 2 क्यों लगाया गया है, तो बैलेंस करने के लिए। हाइड्रोजन 2 गो था तो इधर 2 लगाने के बाद इधर भी क्या हो गया, हाइड्रोजन 2 गो हो गया। क्लोरीन 2 गो था, यहाँ पे 2 लगाने के बाद देखिए अगर हम लोग जैसे जैसे हाइड्रोजन हो गया H2 प्लस Cl2 बराबर क्या लिखा गया है, 2HCl। अब देखिए ये जो हम लोग 2 लगाते हैं इसका मतलब हुआ ये दोनों के लिए है, हाइड्रोजन के लिए भी है और क्लोरीन के लिए भी है। तो इसीलिए इस साइड भी क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। जैसे इधर है 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है, इधर भी क्या हो गया, 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो मैं कलर चेंज कर देता हूँ। ये देखिए 2 हाइड्रोजन इधर भी हो गया यानी 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन। चलिए आगे देखते हैं। आगे है असंतुलित रासायनिक समीकरण। असंतुलित रासायनिक समीकरण अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन। असंतुलित रासायनिक समीकरण वह समीकरण है जिसमें समीकरण दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। मतलब इसमें क्या होता है कि दोनों और प्रत्येक तत्व के परमाणु की संख्या समान नहीं होती है। जैसे देखिए H2 प्लस O2 मिलकर के क्या बना रहा है, H2O बना रहा है। इसमें देखिए हाइड्रोजन इधर 2 गो है, इधर ऑक्सीजन 2 गो है। इस साइड देखिए, इस साइड आने के बाद क्या हो रहा है कि सिर्फ और सिर्फ H2 लगल है, मतलब इस 2 का मतलब है कि ये हाइड्रोजन के लिए है सिर्फ। तो इधर हाइड्रोजन 2 गो है लेकिन ऑक्सीजन तो एक ही है, इसलिए क्या हो गया, अनबैलेंस हो गया। ये कलर आपको दिख नहीं रहा होगा बार बार। चलिए तो इसमें देखिए H2 है प्लस O2 है, तो इसमें क्या हो रहा है कि H2O तो बन रहा है लेकिन ये हाइड्रोजन के लिए सिर्फ और सिर्फ H2 है। H2 जो है सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन इधर 2 गो है लेकिन इधर ऑक्सीजन तो 2 गो है, इधर एक ही है। तो क्या करेंगे, इसको 2 करने के लिए हम लोग क्या करेंगे कि इधर हम लोग 2 लगा देंगे। अब देखिए 2 और 2 हाइड्रोजन क्या हो गया, हाइड्रोजन हो गया 4 गो और ऑक्सीजन तो 2 है। तो हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2 इधर हाइड्रोजन 4, 2 2 4, ये 2 ये 2 4 हो गया। ये ऑक्सीजन तो 2 ही है, तो हम लोग क्या करेंगे इधर भी 2 लगा देंगे। तो क्या हो जाएगा, केमिकल इक्वेशन बराबर हो जाएगा यानी बैलेंस हो जाएगा। चलिए देखते हैं आगे। आगे है नोट। सामान्य रासायनिक अभिक्रिया में पदार्थों का न तो निर्माण होता है और न उसका नाश होता है। मतलब रासायनिक अभिक्रिया में क्या होता है, पदार्थों का न निर्माण होता है और न ही नाश होता है। मतलब
कोई भी पदार्थ अभिक्रिया करके नए पदार्थ बन जाते हैं, नाश नहीं होता है बल्कि नया पदार्थ बन जाता है, और ना ही कोई पदार्थ निर्माण होता है। जैसे मान लीजिए हाइड्रोजन है, पहले से ही पदार्थ था, नया पदार्थ थोड़ी बना है, पहले से ही पदार्थ था जो दूसरे रूप में चेंज हो गया है। ऐसा थोड़ा है कि ऑटोमेटिक उत्पन्न हो गया है, ऐसा नहीं होता है। चलिए आगे देखिए, अनुमान द्वारा संतुलित विधि। इस विधि में रासायनिक समीकरण के संबंध पदों के संकेतों और सूत्रों के ठीक पहले आवश्यक गुणांक का प्रयोग किया जाता है। गुणांक का चयन इस प्रकार करते हैं कि रासायनिक समीकरण के तीर चिन्ह के दोनों और प्रत्येक प्रकार के परमाणुओं की संख्या समान हो। मतलब हम लोग क्या करते हैं कि अनुमान द्वारा संतुलित कैसे करते हैं, तो अनुमान द्वारा संतुलित करने के लिए अनुमान लगा लेते हैं तीर चिन्ह के दोनों ओर समान। यानी इस विधि में समीकरण के संबंध पदार्थों के संकेतों और अनुसूत्रों के ठीक पहले आवश्यकता अनुसार गुणांक का प्रयोग किया जाता है। गुणांक का चयन इस प्रकार करते हैं कि समीकरण के तीर चिन्ह मतलब दोनों ओर अभिकारक की तरफ भी, जैसे ये तीर चिन्ह हो गया तो इधर अभिकारक की तरफ भी और प्रतिफल की तरफ भी दोनों और प्रत्येक परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। देखिए कैसे होती है, तो आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण कैसे प्राप्त होने वाली सूचना, रासायनिक समीकरण से प्राप्त होने वाली सूचनाएं होगा यहाँ पे। रासायनिक समीकरण से, कैसे नहीं, से कर दीजिएगा, गलती लिखा गया है। चलिए देखते हैं। किसी रासायनिक समीकरण से हमें निम्नलिखित सूचनाएं प्राप्त होती है। पहला, यह अभिकारकों एवं प्रतिफलों के संकेतों या सूत्रों की जानकारी देता है। मतलब यह अभिकारकों के प्रतिफल और संकेत और सूत्र की जानकारी देता है। दूसरा, यह बताता है कि अभिक्रिया में कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं और अभिकारक के फलस्वरूप कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हो रहा है। रासायनिक समीकरण क्या क्या सूचना देती है, तो पहला, अभिकारक के प्रतिफल और सूचनाओं की जानकारी, मतलब प्रतिफलों और अभिकारकों के सूचना संकेत। अब देखिए हाइड्रोजन हम लोग लिखेंगे हाइड्रोजन हिंदी में, या फिर HYDROGEN हाइड्रोजन इंग्लिश में लिखेंगे, लेकिन जब H2 लिख दिए तो ये क्या हो गया, संकेत और अनुसूत्र दोनों की जानकारी दे रहा है। मतलब हाइड्रोजन को H संकेत करते हैं, हाइड्रोजन का अनुसूत्र कितना हो गया, 2 हो गया, तो दोनों की जानकारी देता है रासायनिक समीकरण। और यह भी बताता है कि कौन कौन से पदार्थ भाग ले रहे हैं, जब हाइड्रोजन ले रहा है, क्लोरीन ले रहा है, कौन कौन सा ले रहा है, ये सभी बताता है। चलिए आगे देखते हैं। तीसरा है, यह अभिकारक के फलस्वरूप यहाँ पे सही कर लीजिएगा, फलस्वरूप सही से, फलस्वरूप निर्मित, यहाँ पे निर्मित होगा, मिस्टेक हो गया है। अब प्रतिफल के परमाणुओं एवं अणुओं की अपेक्षित संख्याओं की जानकारी देता है। मतलब यह अभिकारकों के फलस्वरूप निर्मित प्रतिफल के परमाणुओं की संख्या की जानकारी देता है। मतलब अभिक्रिया, अब मान लीजिए हाइड्रोजन और क्लोरीन जब अभिक्रिया किया तो कितने अणु वाले कौन कौन से पदार्थ का निर्माण हुआ है उसकी जानकारी देता है। देखिए हाइड्रोजन और क्लोरीन मिलकर के हाइड्रोजन क्लोराइड मिला रहा है, बैलेंस करने के लिए 2 लगाते हैं, तो यहाँ पे किस चीज़ की जानकारी दे रहा है, तो अभिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बना है वो कितने अणु बना है, क्या है नहीं है, उसकी भी जानकारी देता है। इस साइड देखिए हाइड्रोजन के 1 परमाणु और क्लोरीन के भी एक परमाणु बने हैं, इसकी भी जानकारी ये क्या देती है, रासायनिक समीकरण हमें देती है। दूसरा है, यह अभिकारकों और प्रतिफलों के मोल के अनुपात की जानकारी देता है। अब कितने मोल है नहीं है, मोल क्या होता है आगे देख लेते हैं। यह अभिकारकों और प्रतिफलों के द्रव्यमानों का अनुपात बताता है। मतलब अभिकारक और प्रतिफल किस किस अनुपात में है। यह गैसीय अभिकारकों और प्रतिफलों के अपेक्षाकृत आयतन की जानकारी देता है, और यह आयतन की भी जानकारी देता है। चलिए आगे देख लेते हैं उदाहरण, जैसे एग्जाम्पल में देखिए N2 नाइट्रोजन और H2 यानी 3H2, ये 3 बैलेंस करने के लिए लगाया गया है, आपको पता होगा। यानी कि N2 नाइट्रोजन और हाइड्रोजन मिल करके क्या बन रहा है, अमोनिया बन रहा है। अमोनिया में देखिए इधर नाइट्रोजन के 2 परमाणु, कितने परमाणु, 2 परमाणु है, 1 मोल 1 है, यानी इस साइड कितने हैं, इसकी संख्या 1 ही है, कुछ नहीं है तो 1 है। यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो यहाँ पे इसका मतलब 1 लिखा हुआ है। चलिए देखते हैं, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो 1 लिखा हुआ है, मतलब नाइट्रोजन में 2 परमाणु 1 मोल, और इसका द्रव्यमान कितना होता है 28 ग्राम, और आयतन 1 है, मतलब 1 ही है ना, कुछ नहीं है तो 1 है तो 1 आयतन हुआ। हाइड्रोजन में 6 परमाणु, 3 दूने 6, देखिए 1 हाइड्रोजन में 2 परमाणु और 3 गो है तो 3 दूने 6 परमाणु हुआ, 3 मोल 6 ग्राम, और आयतन भी कितना है 3 है, मतलब 3 है तो 3 गो है। उसके बाद देखिए 2NH3, मतलब अमोनिया में 2 अणु, कितने अणु, 2 अणु, 2 मोल, कितने मोल, 2 मोल। उसके बाद देखिए 34 ग्राम, मतलब इसका आयतन यदि निकालिएगा, सॉरी इसका जो
परमाणु द्रव्यमान आपको निकलेगा वो 34 ग्राम और कितने आयतन, 2 आयतन। तो चलिए आगे देखते हैं। रासायनिक समीकरण के उपयोग से लाभ। रासायनिक समीकरण के उपयोग से क्या लाभ है? तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसानी से हो सकता है। इससे समय की बचत होती है तथा लिखने के लिए कागज पर कम स्थान की आवश्यकता होती है। अब मान लीजिए रासायनिक समीकरण से क्या क्या लाभ होते हैं उसके बारे में जान लेते हैं। तो रासायनिक समीकरण देखिए बहुत बड़ा जो रहता है, एकदम भाषा में लिखा हाइड्रोजन क्लोरीन से अभिक्रिया करके हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। इसमें ज़्यादा मतलब कागज कलम ज़्यादा खर्च होगा, ज़्यादा स्पेस भी लगेगा, लेकिन हम लोग वही जब समीकरण लिख लेते हैं H2 + Cl2 = 2HCl, मतलब छोटे से जगह हो जाता है कि नहीं, मतलब छोटे से जगह हो गया। तो यही लिखा हुआ है कि पहला पॉइंट यही लिखा हुआ है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण के रूप में निरूपण आसानी से होता है। इससे समय की बचत होती है और कागज कलम की भी बचत होती है, कम स्थान लगता है। दूसरा पॉइंट, रासायनिक समीकरण की सहायता से प्रतिफल की एक निश्चित मात्रा निर्माण के लिए आवश्यक अभिकारकों के द्रव्यमान की गणना ठीक ठीक हो जाती है। रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान की गणना भी ठीक ठीक हो जाती है। तीसरा है, संपूर्ण विश्व में एक ही प्रकार के रासायनिक संकेतों का उपयोग होता है, अतः वैज्ञानिक को रासायनिक समीकरण की जानकारी प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की कठिनाई नहीं होती है। संपूर्ण देश में मतलब पूरे वर्ल्ड में मतलब हाइड्रोजन का संकेत H ही होगा, ठीक, क्लोरीन का Cl ही होगा, मतलब सभी जगह सेम संकेत, सेम अनुसूत्र, मतलब सब कुछ सेम रहता है। इससे क्या होता है, किसी भी भाषा का बुक हो गया, कोई भी हो गया, तो उससे जानने में पढ़ने में आसानी होती है। ये विद्यार्थी को भी आसानी होती है और साइंटिस्ट को भी, वैज्ञानिक को भी आसानी होती है। दूसरा है रासायनिक समीकरण की सीमाएं। क्या सीमाएं हैं? पहला, रासायनिक समीकरण में से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव, गैस। भौतिक अवस्था कैसा होती है? ठोस, द्रव और गैस। पदार्थ 3 अवस्था में रहते हैं। वैसे तो पदार्थ की 5 अवस्थाएं हैं। पहला कौन कौन? ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस और एक होता है चौथा प्लाज्मा अवस्था और 5वां अवस्था होता है बोस-आइंस्टीन अवस्था। एक बोस-आइंस्टीन एक अवस्था के बारे में बताया था, वो आप लोगों को अभी जानने की जरूरत नहीं है। ये 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे हम लोग को 3 अवस्था दिया हुआ है, ठोस, द्रव और गैस की जानकारी। अब देखिए रासायनिक समीकरण से अभिकारकों और प्रतिफलों की भौतिक अवस्था, ठोस, द्रव और गैस की जानकारी नहीं हो पाती है। मतलब इसकी सीमाएं, इसकी क्या अविशेषताएं देखिए, जिसमें गुण होता है उसमें अवगुण भी होता है। तो रासायनिक समीकरण में क्या अवगुण है, कहाँ तक ये बता सकता है? तो ये भौतिक अवस्था, ठोस है कि द्रव है कि गैस है, इसकी जानकारी नहीं देता है। दूसरा, अभिकारकों के फलस्वरूप उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा की जानकारी रासायनिक समीकरण से नहीं हो पाती है। अर्थात रासायनिक समीकरण यह जानकारी नहीं देता है अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी है या ऊष्माशोषी है। मतलब अब देखिए रासायनिक समीकरण की जो सीमाएं होती है उससे ये नहीं पता चलता है कि ऊष्माशोषी अभिक्रिया हुआ है कि ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया हुआ है। मतलब इसकी जानकारी ये रासायनिक समीकरण नहीं दे पाते। इसके लिए हमें भाषा की जरूरत होती है, समझने की जरूरत होती है। रासायनिक अभिक्रिया में लिखा रहता है तो हमें ये नहीं पता चलता है कि ऊष्माशोषी है कि ऊष्माक्षेपी है। तीसरा, रासायनिक समीकरण से पता नहीं चलता है कि अभिक्रिया किन दशाओं में, यानी दाब, ताप, सांद्रण, उत्प्रेरक की उपस्थिति आदि में जानकारी नहीं देता है। मतलब दाब में है, ताप में है, सांद्रण, उत्प्रेरक, इन सब की अवस्थाओं के, मतलब रासायनिक समीकरण जो है अभिक्रिया की अवस्थाओं की जानकारी नहीं दे पाती है। चौथा पॉइंट क्या है? रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं विस्फोटक के साथ होती है। रासायनिक समीकरण अभिक्रियाओं विस्फोटक के साथ होती है, परंतु रासायनिक समीकरण से इस बात की कोई जानकारी नहीं मिलती है। अब देखिए कोई रिएक्शन है, मान लीजिए कि आग में पेट्रोल डालेंगे तो पता है कि आग फैलेगा, लेकिन रासायनिक समीकरण में जो लिखा रहता है उससे हमें ये नहीं पता चलता है कि रासायनिक अभिक्रिया विस्फोट होने वाली है, क्या बढ़ने वाला है, आग निकलने वाला है या कुछ तरह कहानी, मतलब विस्फोट होगा कि नहीं होगा, क्या होगा नहीं होगा, रासायनिक समीकरण इसकी जानकारी नहीं दे पाती। 5वां पॉइंट क्या है? कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं विस्फोट के साथ होती है, परंतु रासायनिक समीकरण इस बात की जानकारी नहीं दे पाती है, वही चीज लिखा हुआ है। दूसरा, समीकरण यह भी जानकारी नहीं देता है कि अभिक्रिया में अभिकारकों की वस्तु तक कितनी मात्रा खर्च हुई है तथा प्रतिफल में कितनी मात्राओं का निर्माण हुआ। अब कितना मात्रा में लगा है पदार्थ बनने में, कोई भी रिएक्शन हो रहा है तो उस रिएक्शन में अभिकारक मतलब जो पदार्थ लग रहा है वो कितना मात्रा में लगा है, और जो पदार्थ बन रहा है यानी प्रोडक्ट जो बन के बाहर आ रहा है वो कितनी मात्रा में बन के आ रहा है, मतलब मात्राओं की जानकारी नहीं दे पाती है, कितना कितना बन रहा है। चलिए आगे देखते हैं। आगे है
रासायनिक समीकरण को अधिक उपयोगी बनाना। रासायनिक समीकरण को कैसे हम लोग अधिक उपयोगी बना सकते हैं, तो इससे आगे हम लोग कल देखेंगे। आज की क्लास यहीं पर रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।